सोचिए जिस टीम के पास रविंद्र जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे एक से बढ़कर के एक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में से तीन प्लेयर हो, अगर उसके बावजूद भी अगर सामने वाली टीम का सिर्फ एक ऑलराउंडर इन तीन खिलाड़ियों पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है और इसके साथ ही टीम इंडिया पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आता है, तो इस खिलाड़ी को आप क्या कहोगे? इसे कहोगे आप मार्को यानसन। जी हाँ, मार्को यानसन साउथ अफ्रीका का बल्लेबाज ऑलराउंडर इस वक्त टीम इंडिया पर अकेला भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां दूसरे दिन के खेल में इसने बैटिंग से तबाही मचाई थी, तो तीसरे दिन के खेल में बैटिंग ऑर्डर में जिस तरह की बैटिंग टीम इंडिया की रही है, उसमें सबसे योगदान बड़ा रहा है किसी का, तो वो है मार्को यानसन का। दूसरे दिन की अगर बात करें इस खिलाड़ी की, तो इसने 91 गेंदों का सामना किया और 93 रन बनाए, यानी कि 91 गेंद खेल के 93 रन बनाए, जिसमें 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। और इसी प्लेयर के इस 93 रन की पारी की वजह से साउथ अफ्रीका ने 489 रन, यानी कि तकरीबन 500 रनों का एक पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा करके टीम इंडिया को आप कहो एक तरफ से इस मैच से बाहर ही कर दिया। लेकिन जब तीसरे दिन की बारी आती है, टीम इंडिया की बैटिंग की बारी आती है, तो 65 रन पर जब टीम इंडिया का पहला विकेट गिरता है, उसी के साथ शुरुआत होती है मार्को यानसन के उस स्पेल की, जो शायद उनके इतिहास का सबसे बड़ा स्पेल माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने आज के मैच में 6 विकेट लेकर के भारत की बैटिंग ऑर्डर की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख दी। जहां पर इन्होंने 4 खिलाड़ियों को तो सिर्फ बाउंसर के करके इन्होंने आउट कर दिया और इनकी बाउंसर का कोई भी जवाब भारत के खिलाड़ियों के पास नहीं था। आज के मैच की अगर बात करें तो भारत के खिलाड़ियों ने जो शॉट खेले हैं वो टेस्ट क्रिकेट के लायक बिल्कुल भी नहीं थे, जिसमें ऋषभ पंत का जो शॉट था वो बेदरकारी वाला शॉट था, जिसकी वजह से वो आउट हुए और उनको मार्को यानसन ने आउट किया। लेकिन इन्होंने जो 6 विकेट लेकर के तबाही मचाई है उसकी जरा बात कर लेते हैं। 4 विकेट जो इन्होंने अपने बाउंसर पर लिए उसमें ध्रुव जुरैल शामिल थे, जसप्रीत बुमराह जो कि वो तो एक बॉलर है, उनको आप ले नहीं सकते हो। उसके साथ में इन्होंने रविंद्र जाडेजा को भी लिया और साथ में ही एक और खिलाड़ी है जिनको वॉशिंगटन सुंदर, जिनको 4 खिलाड़ियों को मिलाकर के इन्होंने अपनी बाउंसर पर आउट किया, यानी कि भारत के बैट्समैनों के पास बाउंसर का कोई भी जवाब नहीं था और टीम इंडिया 201 रन पर ऑल आउट होगी। जहां पहले विकेट की साझेदारी 65 रनों की थी, 201 पर ऑल आउट हो गई, जिसमें 6 विकेट मार्को यानसन ने लिए। अगर बात बाकी हमारे 3 प्लेयरों की करें, जिसमें रविंद्र जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी आने वाले टाइम में हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट है। वॉशिंगटन सुंदर वो है जिनको आपने नंबर 3 पर खिलाया, जिस नंबर पर आपके राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा खिला करते थे। लेकिन इन सभी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए जिस तरह से मार्को यानसन ने बल्लेबाजी और बैटिंग की है, वो दिखाता है कि ऑलराउंडर होना क्या बात होती है, ऑलराउंडर किसे कहते हैं। चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट हो, बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, ना सिर्फ साउथ अफ्रीका भारी पड़ी है टीम इंडिया पर, बल्कि इन 3 खिलाड़ियों पर ये सिर्फ अकेला साउथ अफ्रीकन प्लेयर भारी पड़ता हुआ है, जिसकी ना सिर्फ हाइट बड़ी है, सोच बड़ी है, बल्कि इसका जो काम करने का तरीका है वो भी बहुत जबरदस्त और इतने अच्छे तरीके से निखर करके आया कि इन तीनों ही खिलाड़ियों पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। जहां बात करें भारत की पहली पारी की इस मैच की, तो 201 रन पर आज टीम इंडिया ऑल आउट हो गई और एक भी सेशन टीम इंडिया के नाम नहीं रहा, तो क्या गौतम गंभीर के लिए अब आने वाले टाइम में तकलीफ का विषय बन सकती है, क्योंकि सीरीज 2-0 से हारने की कगार पर है टीम इंडिया। इस वक्त साउथ अफ्रीका ने 314 रनों की लीड के साथ अभी भी एक भी विकेट उनका दूसरी पारी में गिरा नहीं, और कल जब चौथा दिन होगा तो वहां पर अगर पहले सेशन में 100-150 रन भी अगर टीम साउथ अफ्रीका बना देती है, तो 500 रनों का एक ऐसा विशाल स्कोर वो खड़ा करेगी टीम इंडिया के सामने। जहां 200 रन पर पहले इनिंग में टीम इंडिया आउट हो गई, तो क्या 500 रनों का स्कोर चौथी इनिंग में चेस भी कर पाएगी? ये बहुत बड़ी बात है। जहां पर आपके केएल राहुल की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, ध्रुव जुरैल को 2 मौके मिले, लेकिन दोनों मौकों में वो फ्लॉप रहे। अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन उनकी टेक्निक इस वक्त यहाँ काम नहीं आ रही है। वो वर्ड शॉट्स के लिए हैं जो इनकी अभी इस वक्त जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी अगर क्या टीम इंडिया इस मैच को बचा भी पाएगी, सीरीज को भी बचा पाएगी, नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि ऐसी पिचेस जहां पर आपने पहली टेस्ट मैच में पिचेस को आपने बदनाम किया और कहा कि ये टेस्ट मैच के लायक पिच नहीं थी, स्पिनर को लायक पिच थी और ऐसी पिचेस पर आप नहीं खेल सकते। गंभीर ने बचाव किया था पिच का और कहा कि हमारे बल्लेबाज अच्छा नहीं खेले थे, लेकिन लगता है उनकी बात जो है वो सच साबित हो रही है। बल्लेबाजों ने इस मैच में जहां पर साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर 7-8 नंबर पर बैट्समैन आकर के सेंचुरी लगाते हैं, 93 रन बनाते हैं, 500 रन साउथ अफ्रीका जैसी बाहर की टीम इंडियन पिचेस पर बना देती है, लेकिन टीम इंडिया के बैट्समैन 200 रनों के भीतर जब आउट हो जाते हैं, तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या पिच का वाकई में कोई किरदार था इस मैच में, कि जिसकी वजह से टीम इंडिया 200 रन पर आउट हो गई, या फिर हमारे शॉट सिलेक्शन गलत थे, टीम इंडिया की बैटिंग गलत थी। ऋषभ पंत का शॉट ले लीजिए, ध्रुव जुरैल का वो शॉट ले लीजिए, रविंद्र जाडेजा की अगर बात करें तो रविंद्र जाडेजा ने जिस तरह से बॉल डाला मार्को यानसन ने, वो उनको समझ ही नहीं आया था
वो बाउंसर डालने वाले हैं या फिर बॉल शॉर्ट पिच होके के उनके सामने आने वाले, कुछ पता नहीं चला और वही पर उनका विकेट चला गया और शोल्डर को लग करके, बैट पर लग करके गेंद सीधा पीछे चली गई। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें आज के दिन की, तो साउथ अफ्रीका इस वक्त जबरदस्त तरीके से टीम इंडिया पर हावी हो चुकी है और 200 रन पर जब टीम इंडिया ये ऑल आउट हो गई है, उसके बाद टीम इंडिया के लिए वापसी करना, इस मैच में इस सीरीज को बचाना इतना आसान नहीं है और हो सकता है कि साउथ अफ्रीका इस सीरीज को 2-0 से टीम इंडिया को हरा जाए और एक और हार, सीरीज हार गौतम गंभीर के नाम लिखी जा सकती है, जो न्यूजीलैंड 3-0 से हरा करके गई और अब साउथ अफ्रीका भी 2-0 से अगर हरा के जाती है तो आने वाले टाइम में कई खिलाड़ियों पर गाज गिर सकती है और कोच गौतम गंभीर सवालों के घेरों में भी आ सकते हैं।